औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक सवाल और जो पूछा गया बार बार, पहले भी मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। वो ये है कि अब जैसे गवर्नमेंट की ऑटो पॉलिसी चेंज हो गई है और साथ ही बैंकों की फाइनेंसिंग भी उसका जो कॉस्ट है फाइनेंसिंग की वो कम हो गई है। तो जी आप नई गाड़ी ख़रीद लें। तो मैंने कहा मैं एक बार फिर उसका आपको जवाब इस तरह से दे देता हूँ ताकि आपको बार बार ये सवाल ना पूछना पड़े। देखें, मैं कहता हूँ, अक्सर औक़ात ये बात करता हूँ कि जब आप किसी की वीडियो देखते हैं ना, तो आप ये ज़रूर देखा करें कि उस शख्स की बैकग्राउंड क्या है। अगर मैं गाड़ी के एक बिज़नेस से या कारों के बिज़नेस से वाबस्ता हूँ, तो फिर मैं ये पॉलिसी ऊपर चली गई, पॉलिसी नीचे आ गई, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कम हो गई, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो शायद मेरे जो स्टैंस है वो बदल जाए। लेकिन मैं जो मेरी बैकग्राउंड है, उस हिसाब से मेरा स्टैंस नहीं बदलता, पॉलिसी से नहीं बदलता। उसकी बुनियादी वजूहात जो हैं वो मैं आपको फिर किसी दिन प्रोग्राम में बताऊंगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको तरीका बता देता हूं ताकि आप खुद ये फ़ैसले कर सकें और आपको समझा दूं। मैं एज़ अ पर्सन हमेशा से नई गाड़ियों की ख़रीदने के अगेंस्ट रहा हूँ। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि कुछ ऐसे ज़िंदगी के फ़ैसले होते हैं जो अगर आदमी एक दफ़ा ज़िंदगी में कर ले तो बार बार उस पे वक्त ज़ाया ना करे। मैं बड़े लोगों की बात भी करता हूँ, मैं स्टीव जॉब की बात करता हूँ, उसके बाद मैं फेसबुक वाले मार्क ज़ुकरबर्ग की मैंने बड़ी दफ़ा एग्जांपल दी है। आप जब भी इन लोगों को देखेंगे ना, आप एक ही जैसे कपड़ों में देखेंगे। अब उनसे पूछा जाए कि जी आप ये क्यों करते हैं, और ये खूबी हर उस शख्स की जो कि आपको अमीर नज़र आता है या कामयाब नज़र आता है, उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर नज़र आती हैं। तो वो कहते हैं कि जी हमने अपनी ज़िंदगी आसान की है, हमें अब पता है कि हमने कौन से कपड़े पहनने हैं ताकि हमारे लिए सुबह अलमारी खोल के ये फ़ैसला करना मुश्किल ना हो और हम उस पर टाइम ज़ाया ना करें कि आज कौन से कपड़े पहने हैं। बस उन्होंने एक दफ़ा फ़ैसला कर लिया, उन्होंने इस तरह के कपड़े पहनने हैं, अब सारी तरह ज़िंदगी उसी तरह के कपड़े पहनते हैं, सारी ज़िंदगी टाइम भी बचाते रहते हैं कि ऐसी जगहों पे जाते नहीं हैं जहाँ पे उन्हें वो कपड़े ना मिलें, वो सीधी उसी दुकान पे जाते हैं, वो कपड़े ख़रीद के ले आते हैं। तो वो एक दफ़ा उन्होंने फ़ैसला किया, अब वो सारी ज़िंदगी के लिए वो फ़ैसला उनके लिए हेल्पफुल है। मेरा भी कुछ इसी तरह का एडवाइस होती है आपको कि ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले अगर आप ज़िंदगी में एक ही दफ़ा कर लें, तो आपके लिए वाक़ई ज़िंदगी आसान हो जाती है। नहीं तो हम इसी तरीके से, अच्छा जी आप बताएं स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, अब बताएं जी रियल एस्टेट की पॉलिसी ये हो गई है, वो हो गई है, अब बताएं अब ख़रीद लें, अब बेच दें, अब ले लें। तो ज़िंदगी में फिर इसी तरह से काम चलता रहता है, क्योंकि हमने वो पैरामीटर्स एग्री नहीं किए हुए लाइफ के अंदर और हम हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं, कोई एक बात करता है, कोई दूसरी बात करता है। मैं अब आपको वो गाइडलाइन दे देता हूँ। देखें, इन्वेस्टमेंट जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक तो होती है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि आपकी घर हैं जैसे प्रॉपर्टी है, रियल स्टेट है, एक है मूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये जो कैटेगरी है, गाड़ी इस कैटेगरी में आती है जिसने मूव होना है। ये दुनिया में इन्वेस्टमेंट के हवाले से या बाइंग के हवाले से ये मोस्ट रिस्की समझी जाती है और कॉस्टली इन्वेस्टमेंट समझी जाती है, बिकॉज इसमें के अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जो कॉस्ट एसोसिएटेड हैं, जो पाकिस्तान में इमूवेबल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें भी कॉस्ट हैं, लेकिन उनमें पाकिस्तान में भी इतनी ज़्यादा नहीं है। मसलन बाहर के मुल्कों में अगर आप उनकी वीडियोस देखें तो वहाँ पे जो लोग रेंटल का बिज़नेस करते हैं उनकी भी इंश्योरेंस कॉस्ट होती है, लेकिन पाकिस्तान में वो इंश्योरेंस कॉस्ट उस तरह की नहीं है। वहाँ के घरों की लाइफ फ़र्क है, वहाँ की 7-8 साल 10 साल के बाद घर या 12 साल के बाद वो घरों की जो कंस्ट्रक्शन है वो ख़राब हो जाती है, छतें बदलनी पड़ जाती हैं, उनकी इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, घरों को दोबारा से सर्वे करवाना पड़ता है, उधर उधर की कॉस्ट ज़्यादा है। पाकिस्तान में घरों में इंश्योरेंस कॉस्ट नहीं है, लेकिन ये जो आपकी मूवेबल एसेट्स हैं, जब भी आप इसके अंदर गाड़ी नई लेंगे तो आपको डेप्रिसिएशन कॉस्ट एक है क्योंकि इसने डेप्रिशिएट होना है, नंबर 2 इसमें इंश्योरेंस कॉस्ट है और नंबर 3 इसमें फाइनेंसिंग कॉस्ट है। अब ये 3 कॉस्ट हैं बड़ी-बड़ी जो इस कैटेगरी में आती हैं, जिसमें से मैंने आपको बता दिया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में कुछ कॉस्ट ऐसी नहीं है
जैसे मैंने आप मेरी वो वीडियोस देखी है कि अगर आप थोड़ा सा यूज़ पुराना घर खरीदते हैं तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट आपकी कम होगी। ब्रांड न्यू घर खरीद के आप किराए पे लगा देंगे तो साफ ज़रा डेप्रिसिएशन कॉस्ट ज़्यादा होगी। अगर आप गाड़ियों की डेप्रिसिएशन कॉस्ट की बात करें जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी में आती है, तो देखें जब आप गाड़ी ख़रीदते हैं, इनके जो आपने प्राइस पे की है एट द टाइम ऑफ बाइंग, अगर आपने इसको कैलकुलेट करना तो उसका तरीका बता रहा हूँ। गाड़ी की प्राइस एट द टाइम ऑफ बाइंग, अब उसमें से आपने माइनस करना है प्राइस एट द टाइम ऑफ सेल्स। यानी कि आपने गाड़ी ख़रीदी कितने की थी और बेची कितने की थी, और इसको डिवाइड कर लीजिए नंबर ऑफ़ ईयर्स में, वो आपको डेप्रिसिएशन निकल आएगी। और याद रखिए कि शुरू के कुछ सालों में 3 साल तक की डेप्रिसिएशन सबसे ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 7 मिलियन की गाड़ी, 70 लाख की गाड़ी आपने ख़रीदी, 3 साल के बाद आपने 50 लाख की बेच दी। अक्सर लोग कहते हैं जी मुझे प्रॉफिट हो गया, मैंने सस्ती ख़रीदी थी। कीमतें कुछ गाड़ियों की बढ़ भी जाती हैं। अगर उस केस के अंदर अगर कीमतें बढ़ जाती हैं तो फिर आपको उस गाड़ी की प्राइस एट द टाइम ऑफ सेल्स की बजाय आपको फिर रिप्लेसमेंट प्राइस लेनी पड़ेगी, कि जो प्राइस आपकी प्राइस एट द टाइम ऑफ बाइंग थी वो आपने 50 लाख लगाई, लेकिन जब आप उसको बेच रहे हैं तो अब आप ये भी कंसीडर करें कि फिर आपने प्राइस ऑफ एट टाइम ऑफ बाइंग की बजाय आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगा दें। आप ये कहें कि आज वो गाड़ी 80 की है, अगर आपने उसको 50 की लगाया और आपने कहा 60 की बिक रही है, तो आपको अगर लगेगा 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि एक्चुअली वो गाड़ी अब 80 की हो चुकी है और आज आप 60 की बेच रहे हैं, तो आपको 20 का लॉस है। तो ये चीज़ें कुछ नोट कर लीजिए। तो अगर आसानी के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें कि गाड़ी की कीमत नहीं भी बढ़ी, नई गाड़ी की कीमत नहीं बढ़ी, आपने एक गाड़ी 70 लाख की ली, 3 साल के बाद आपने 50 लाख की गाड़ी बेच दी, 20 लाख की डेप्रिसिएशन हुई, ये 6,66,666 रुपये डेप्रिसिएशन हुई। इसको आप पर ईयर यानी कि आप 20 लाख को डिवाइड कर दीजिए 3 के ऊपर, तो ये 6,66,666 रुपये पर साल आपकी डेप्रिसिएशन है, और ये तकरीबन बनता है 55,555 रुपये पर महीना डेप्रिसिएशन। अब ये उसकी कॉस्ट में आप डाल लें। अब इसी तरह से इंश्योरेंस समझ लीजिए, 2 से 2.5% गाड़ी की कार की वैल्यू की इंश्योरेंस होती है। तो अगर आप समझ लें कि 2% एनुअल कॉस्ट अगर उसकी आप कैलकुलेट करें तो ये 1,40,000 बनती है, यानी कि 11,666 रुपये पर मंथ का इंश्योरेंस का प्रीमियम भी आपको देना पड़ेगा। अब आ जाएं फाइनेंसिंग कॉस्ट के ऊपर। अगर आपने गाड़ी की 70% फाइनेंसिंग करवा ली है, 30% आपके पास से आपने 4.9 मिलियन फ़र्ज़ करें गाड़ी का लोन लिया, बाकी पैसे आपने डाल दिए, 70 लाख गाड़ी की कीमत है। 15% फिक्स फाइनेंसिंग कॉस्ट के ऊपर 7,35,000 रुपया आपने उस गाड़ी के ऊपर इंटरेस्ट दे दिया। अगर आप इसको एनुअल बेसिस पे 3 साल में कर दें तो ये 61,250 रुपये पर महीना पड़ेगा आपको। अगर आप टोटल कॉस्ट को शामिल कर लीजिए तो 55,555, जो कि हमने शुरू में इसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकाली, प्लस इसके ऊपर 11,666 रुपये आपने इंश्योरेंस कॉस्ट ऐड कर दी, प्लस आपने ये बन गया 1,28,471 रुपये, यानी कि आपने 55,555 प्लस 11,666 और उसके अलावा आपने 61,250 रुपये फाइनेंसिंग की कॉस्ट पर महीना शामिल कर दी। ये बना 1,28,471 रुपये, जो एडिशनल आप देंगे जब आप नई गाड़ी ख़रीद रहे हैं, अगर आप फाइनेंसिंग करवा रहे। अगर आप फाइनेंसिंग नहीं करवा रहे और आप नई गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो फिर डेप्रिसिएशन कॉस्ट और आप इंश्योरेंस कॉस्ट को कैलकुलेट कर लीजिए और फाइनेंसिंग कॉस्ट इसमें से माइनस कर दीजिए। जो इन्वेस्टर हैं वो ये भी सोचते हैं कि अगर मैंने गाड़ी की कीमत में अगर मैं फाइनेंसिंग नहीं भी करवा रहा, वो फाइनेंसिंग की कॉस्ट को अगर नहीं भी पे कर रहे तो वो फाइनेंसिंग यानी कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि 70 लाख रुपया की जो गाड़ी है, या फ़र्ज़ करें पुरानी गाड़ी आपने 50 लाख की लेनी थी, नई आपको 70 की पड़ रही है, आपने जो 20 लाख रुपया एक्स्ट्रा खर्च करना है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखते हैं कि अगर मैं ये 20 लाख रुपया बैंक में रख लूँ या बिज़नेस में डाल दूँ तो मुझे एक्स्ट्रा कितने डलेंगे, वो उसके अंदर भी अपने उसमें शामिल कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप गाड़ी फाइनेंस करवाएं या चाहे कैश पे ले रहे हों, फाइनेंसिंग कॉस्ट या
अगर आप फाइनेंसिंग करवा रहे हैं तो फाइनेंसिंग कॉस्ट आ जाएगी, अगर आप फाइनेंसिंग नहीं कर रहे और कैश पे ले रहे हैं तो जो एडिशनल पैसे आपने दिए हैं उन पैसों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर ये 20 लाख रुपया मैं 3 साल के लिए बैंक में रखवा देता या 20 लाख की कोई इन्वेस्टमेंट कर देता या 20 लाख रुपए की अपने बिजनेस में डाल देता तो मुझे इसका रिटर्न क्या होगा, और जो रिटर्न यानी कि जो चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ वो इस गाड़ी की कीमत में डल गई। अब वो अगर आप वो शामिल कर लें तो ऑलमोस्ट अंदाज़न तकरीबन ये इतने ही पैसे बन जाएंगे जो कि मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके तीनों प्राइस बताई हैं कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट और फाइनेंसिंग कॉस्ट। अब ये जो एडिशनल कॉस्ट ये जो आपको मैंने बताई है 1,28,471 रुपये जो आप इसकी पे करेंगे या बर्दाश्त करेंगे, ये तकरीबन 15 लाख बन जाता है। 15,41,652 रुपये बनेगा सालाना, यानी कि अगर 1,28 को आप 12 से ज़रब दे दीजिए, ये अब आपकी कॉस्ट है। अब आप ये सोचें, अब आपके पास ये फिगर आ गया कि क्या आपको 15,41,652 रुपये एक्स्ट्रा या जो आप दे रहे हैं गाड़ी की नई कॉस्ट को बेयर करने के लिए, क्या आपको ये वर्थ करता है, डिज़र्व करता है? ये एक पर्सनल आपका फ़ैसला है। मेरा काम आपको समझाना है। मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, मेरी जो इन्वेस्टमेंट की या फाइनेंस की या इकोनॉमिक्स की जो बैकग्राउंड है, जो मैं लोगों को बताता हूँ, मेरा काम उनके सामने ये कॉस्ट रख देना है। और मेजॉरिटी जो लोग हैं वो जब उनके सामने ये कॉस्ट आती हैं तो वो उनका फ़ैसला वही होता है जो मेरा है। लेकिन उसके बावजूद लोगों की आपको पता है चॉइसेस बहुत फ़र्क हैं। एक शख्स जौन सा है, आप ये देखें, एक आपको लोगों की नई गाड़ी तो नज़र आती है। यहाँ पे अक्सर औक़ात लोग ऐसे भी हैं, जैसे मैंने आपको कई दफ़ा ज़िक्र किया है, जिनके पास अपना घर नहीं होगा लेकिन वो नई गाड़ी चला रहे होंगे, वो शायद कंपनी से मिली हो, जॉब से मिली हो। या अक्सर औक़ात लोग जौन से हैं जितना पैसा वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अगर 5 करोड़ का घर नहीं खरीद सकते तो वो कहते हैं यार चलो 1 करोड़ की गाड़ी तो खरीद लें, गाड़ी तो सबको नज़र आती है। ये अब आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप किस एज ग्रुप के हैं, आप किस किस्म के क्राउड में उठते बैठते हैं, पीयर प्रेशर आपके ऊपर कितना है। लेकिन एक शख्स जिसके पास कोई पीयर प्रेशर ना हो, जिसको किसी किस्म का कोई परेशानी ना हो, जिसको कोई फ़र्क ना पड़ता हो कि उसकी गाड़ी ब्रांड न्यू है या 3 साल या 4 साल 5 साल पुरानी है, एज़ लॉन्ग एज़ वो गाड़ी उसको ट्रबल नहीं दे रही और इसको बिल्कुल ठीक चल रही है, या हो सकता है किसी का यूज़ ही कम हो। अगर उसका यूज़ेज ही कम है तो ऐसे-ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ जिनकी गाड़ी 10 साल या 12 साल पुरानी है, लेकिन वो गाड़ी के ऊपर माइलेज ही नहीं है। 70-80 हज़ार किलोमीटर या 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चली हुई है और गाड़ी उनकी चलती नहीं है। तो अब उनके लिए वो 10 साल पुरानी गाड़ी भी तकरीबन 2 साल पुरानी गाड़ी है, ये 2.5 साल 3 साल पुरानी गाड़ी है, ट्रबल फ्री गाड़ी है। तो ये जो हमारा रिवाज आ गया कि हमने हर 4 साल के बाद गाड़ी बदलनी है, हमने हर 5 साल के बाद या 6 साल के बाद घरों का फर्नीचर बदलना है, या उसके बाद हमने हर चीज़ रेनोवेट करनी है, ये हमारे पैसे, वैसे तो आपको घर के हवाले से तो अच्छा लगता है कि जी मैंने घर नया कर लिया, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में सोचते हैं और ये आदतें अगर आपकी ऐसे ही रहीं तो फिर आपको एहसास होगा कि इन आदतों की वजह से आपका अल्टीमेटली जो हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, जब आप इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि इतने सालों में मैंने ज़िंदगी में इस लोगों के बेंचमार्क के ऊपर चलते हुए इतने पैसे नहीं बचाए, और वो पैसे अगर मैंने इन्वेस्ट किए होते तो मैं शायद ज़िंदगी में मुझे 10 साल एक्स्ट्रा काम ना करना पड़ता, मुझे 15 साल एक्स्ट्रा काम ना करना पड़ता। मैंने 10 साल या 15 साल की कमाई इन्हीं चोंचलों में या इन्हीं शौखियों में गुजार दी। उस वक़्त फिर लोगों को रिग्रेट होता है। तो जो इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट है इन्वेस्टर का या वेल्दी लोगों का, वो बहुत फ़र्क है। उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस किस्म की उनके पास, वो लोगों के लिए फ़ैसले नहीं करते, वो अपनी ज़ात के फ़ैसले खुद करते हैं जो उनको सूट करता है। अब ये मालूमात, मेरा काम आपको ये मालूमात देना, मेरा काम बिल्कुल ये नहीं है कि मैं आपको कन्विंस करूँ। तो अक्सर औक़ात लोगों के कमेंट्स भी जब आते हैं तो मैं अक्सर कमेंट्स का जवाब कुछ का दे देता हूँ, कुछ का नहीं भी देता। उसकी बुनियादी वजह सिर्फ़ ये है कि वीडियोस या कोई आप किसी का मैसेज सुन रहे हैं, और वैसे भी ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में एक गाइडलाइन है। जब आप 2 लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, एक का पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी भी सिविलाइज्ड माशरे के अंदर 2 लोग हैं,
आपने किसी से सवाल पूछा, उसने आपको जो अपनी प्रेफ़रेंस बता दी। अब ये मैंने आपको अपनी प्रेफ़रेंस बता दी है। अब आपका काम है कि अब अपना लाइफ़स्टाइल देखें, आपके पास कॉस्ट पता हो, आपको ये पता हो कि इसका लॉन्ग टर्म आपको क्या नुकसान होगा। अब उसके बावजूद अगर आपने फ़ैसला करना है, तो मेरा कोई इरादा नहीं है या ख्वाहिश नहीं है कि आप वो काम करें जो मैं चाहता हूँ, लेकिन आप फ़ैसले इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लीजिए। आप लोगों के पीछे चल के क्राउड फॉलोअर ना बने कि जी हर बंदा खरीद रहा है तो मेरे साथ वाले हमसाये ने भी गाड़ी नई खरीद ली है, मेरे दोस्त ने खरीद ली है, मेरे दफ्तर में लोगों ने ले लिया तो मैंने भी लेनी है। हर शख्स की लाइफ की चॉइसेस फ़र्क हैं, हर शख्स की लाइफ की वैल्यूज़ फ़र्क हैं, हर शख्स की लाइफ की डेस्टिनेशन फ़र्क है। और जो लोगों में फ़र्क आपको नज़र आता है 40 साल, 50 साल की उम्र के में, 60 साल की उम्र में जब लोग होते हैं, तो वो कहते हैं ना, लाइफ इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर चॉइसेस। हमने ज़िंदगी में जो चॉइसेस या डिसीजंस लिए होते हैं, हमारी लाइफ के एंड टाइम में वो चीज़ें चॉइसेस रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं कि जी हमारे उनके, यानी कि आप ये आसान अल्फाज में ये समझ लें कि हमारी लाइफ की जो उस वक़्त 60-70 साल में ज़िंदगी होगी, वो रिफ्लेक्शन होगी, वो बताएगी कि हमारी वैल्यूज़ क्या थीं। हम उसकी कीमत या चुकाएँगे, या अच्छी कीमत चुकाएँगे, या उसकी नेगेटिव कीमत चुकाएँगे। तो ये मेरे से आपने पूछा, मेरी अब ये सोच है। ये मेरी सोच है, उसकी वजूहात मैंने आपको बता दी। आपकी सोच अगर फ़र्क है तो कोई बात नहीं, आप अपना फ़ैसला कीजिए। ज़िंदगी में इन्हीं चॉइसेस की वजह से तो लोगों की ज़िंदगियों में फ़र्क है। तो इसमें कन्विंस करने की बात नहीं होती कि आप मुझे कन्विंस करें, मैं आपको कन्विंस करना शुरू करूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे दिया, बैकग्राउंड बता के दे दिया। अब आपकी बैकग्राउंड, आपकी ख्वाहिशात, आपकी चॉइसेस, आपकी उम्र, आपका पीयर प्रेशर, आपका मोहल्ला, नेबरहुड, आप कितने अंदर से पावरफुल हैं, कितने वीक हैं, कितनी आपकी ख्वाहिश है कि आप सोशली एक्सक्लूड ना हो जाएँ, अपने ग्रुप से आपको लोग ये ना कह दें, आपकी गाड़ी छोटी ना लगे, पुरानी ना लगे, ये अब आपकी चॉइसेस हैं जिसकी बेस के ऊपर आपने फ़ैसला करना है। तो मेरा ख़्याल है कि आपको जब ये बात समझ आ जाती है, तो फिर ये भी बात समझ आ जाती है कि गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ तो बदल सकती हैं। इंटरेस्ट रेट या फाइनेंसिंग कॉस्ट भी चेंज हो सकती है, इंश्योरेंस की पॉलिसी भी चेंज हो सकती है, लेकिन डेप्रिसिएशन जो गाड़ी की होनी है, या जो एक्स्ट्रा मैंने पैसे देने हैं 2 साल नई गाड़ी या ब्रांड न्यू गाड़ी के शौक के अंदर, वो वैसे ही रहने हैं, वो हर हालत में डेप्रिशिएट होनी है, और हाईएस्ट डेप्रिसिएशन पहले 2 सालों में होता है। अगर आप 2 साल की पुरानी गाड़ी या 3 साल पुरानी गाड़ी ले लें अच्छी, कम माइलेज वाली, तो वो जो डेप्रिसिएशन आपने बचा ली है, वो आपकी सेविंग है, वो आप किसी और जगह डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अब इस बेस के ऊपर जब ये आप अंडरस्टैंडिंग या आपका एनालिसिस की बुनियाद ये बातें बन जाती हैं, तो ये वक्त के साथ चेंज नहीं होती। ये ज़िंदगी के बिलीफ आपके साथ चलते हैं। रिगार्डलेस के गवर्नमेंट की पॉलिसी फाइनेंसिंग कॉस्ट क्या हो रही है और क्या नहीं है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट हमेशा से रहनी है। तो मेरा ख़्याल है कि मैंने आपको ये इसका कॉम्प्रिहेंसिव एक जवाब दे दिया है, ताकि ये सवाल बार-बार अकर ना करें। इसके ऊपर इंशाल्लाह मेरे पास 3-4 सवाल और गाड़ियों के हवाले से आए हुए हैं, जिसके ऊपर मैं इंशाल्लाह आपसे कुछ और प्रोग्राम्स के अंदर बात करूँगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। कोई अगर कमेंट हुआ या आपने कुछ और इसके बारे में कहना हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।